Hi class 10th, this is Dilip Saurabh. You all are welcome on the class of history. The first chapter we are going to teach you, that is the rise of nationalism in Europe. It is the first lecture in English. Okay, so here the chapter name is the rise of nationalism in Europe. ओके देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। यूरोप में क्या राइज हो रहा है, यूरोप में एक फीलिंग्स राइज हो रही है नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म एक फीलिंग है जिसमें द ग्रुप ऑफ पीपल हैव डिज़ायर टू फॉर्म अ इंडिपेंडेंट कंट्री। लोगों का एक ग्रुप है और उसकी डिज़ायर है कि वो क्या करें, एक स्वतंत्र देश बनाए। ठीक है, ये नेशनलिज्म, इससे नेशनलिज्म कहते हैं ये इस फीलिंग्स को। ओके, दे वांट टू, दे शुड फ्री टू रूल देमसेल्व्स। लोगों का ग्रुप सोचता है कि उन्हें आज़ाद होना चाहिए अपने ऊपर शासन करने के लिए। आपने देखा होगा कि जहाँ पर मोनार्की होती है वहाँ पर कोई किंग रूल करता है और उस किंग को किसी ने चूज नहीं किया है, वह तो डायनेस्टिक सक्सेसर है, यानी कि अपने पिता से उसको वो जो है ना थ्रोन है वो मिला है, वो सिंहासन मिला है। वहाँ के लोगों ने उसे इलेक्ट नहीं किया है। तो नेशनलिज्म में क्या है, लोगों की ऐसी फीलिंग है, वो चाहते हैं कि उन्हें फ्री होना चाहिए कि रूल कौन करे हमारे ऊपर, रूल ऑन देमसेल्व्स, यानी कि हमारे ऊपर रूल कौन करे, उन्हें फ्री होना चाहिए। या वो चाहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएं जिसमें सबको इक्वल लॉ हो, है ना, इस तरह से कोई राजा हमारे ऊपर शासन ना करे। तो इस तरह की आइडियोलॉजी को नेशनलिज्म कहते हैं। और ये नेशनलिज्म की प्रोसेस यूरोप में कहाँ से शुरू हुई, और नेशनलिज्म के थ्रू ही नेशन बनते हैं, यानी कि कंट्री कैसे बनती है, जब पहले नेशनलिज्म की जो प्रोसेस है वो हुई होगी, उसके बाद में क्या बनते हैं, नेशन। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। शुरुआत में चैप्टर में आपको सबसे पहले एक चित्र दिखाई देगा, एक इमेज दिखाई देगी, और ये इमेज को एक फ्रेंच आर्टिस्ट पैट्रिक सौरब्यू ने बनाया। 4 चित्र बनाए थे। उसमें फर्स्ट जो प्रिंट है उसमें उसने बहुत सी चीज़ों को विजुलाइज किया है। उसने एक ड्रीम देखा था, जिस ड्रीम में उसने वर्ल्ड को एक सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के फॉर्म में शो किया है। देखिए क्या क्या उसने शो किया है। पैट्रिक सौरब्यू वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 prints in which he visualized his dream of a world as a social and democratic republic। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज shows people of America and Europe marching along train bearing national costume एंड होल्डिंग नेशनल फ्लैग। कह रहे हैं कि लोगों को जो कि अमेरिका और यूरोप के हैं उनको एक लंबी कतार में अपनी राष्ट्रीय पोशाक और झंडा को थामे हुए दिखाया गया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वियर्स द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ मैन इन अदर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसके एक हाथ में द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में द चार्टर ऑफ मैन, यानी कि मैन के क्या क्या राइट्स होने चाहिए उसका एक चार्टर है, और एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल, द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। ओके, एट फोरग्राउंड द रिमेन्स सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेटल्ड। यदि आप उस चित्र के नीचे की ओर देखेंगे तो आपको जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उसके सिंबल्स बिखरे पड़े दिखाई देंगे, यानी कि बिखरे हुए दिखाई देंगे। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस मतलब एम्परर, यानी कि जो राजा हैं वो क्या कौन है। एब्सोल्यूटिस्ट का यहाँ मतलब होता है अनकंट्रोल गवर्नमेंट। आपने देखा होगा राजा किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, राजा ने जो डिसीज़न ले लिया वही डिसीज़न लास्ट है। ठीक है, तो लोगों के
जो ओपिनियन है उसका कोई रोल नहीं होता है राजा के लिए। इसलिए फ्रेडरिक सॉर्यू ने जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है उनको डिस्ट्रॉय, उनके सिंबल्स को दिखाया है कि वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं यूरोप से, उसकी जगह पर क्या आ गए, नेशन स्टेट्स। ठीक है, चलिए एब्सोल्यूटिस्ट का मीनिंग भी ये न्यू वर्ड्स में आया है जिसमें बताया गया लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज, यानी कि सरकार, एक ऐसी सरकार या सिस्टम जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, पावर को जो यूज़ कर रहे हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और हमने देखा है हिस्ट्री में कि मोनार्कियल गवर्नमेंट में ये जो है ना गुण वो दिखाई देते हैं। यूटोपियन एक विज़न है सोसाइटी का जो इतनी आइडियल है वो रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ऐसी सोसाइटी जिसमें किसी भी तरह के है ना एविल्स ना हो, पापी लोग ना हो, यानी कि ना तो कोई बेईमान हो, ना चोर हो, ना ही क्रिमिनल्स हों, तो इसे इतनी आइडियल सोसाइटी हो ही नहीं सकती। इस तरह की विचार आइडियोलॉजी वाली जो फीलिंग है वो यूटोपिया कहलाती है। नेशन क्या है, व्हाट इज़ द नेशन? नेशन की डेफिनेशन लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन की है। कुछ लोगों का मानना है कि नेशन इट इज़ द, कहते हैं नेशन फॉर्म होता है सेम रेस से, सेम लैंग्वेज से, सेम रीजन और टेरिटरी से, यानी कि जब सब लोगों की एक ही जाति हो, एक ही लैंग्वेज हो या कॉमन उनका क्षेत्र हो तो वो नेशन बन जाता है वो क्षेत्र। जबकि ऐसा नहीं है, इसे डिनाई करके इसको नई डेफिनेशन दी है अर्नेस्ट रेनन ने। अर्नेस्ट रेनन इट इज़ द फिलोसफर ऑफ फ्रांस, है ना। ही डिलीवर्ड अ lecture in the Sorbonne University in 1882 in which he defined what is the nation। तो अब अर्नेस्ट रेनन के अनुसार हम नेशन की डेफिनेशन ज़रा देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन, नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडीवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। कह रहे हैं नेशन में जो लोग ऐसी आइडिया रखते हैं नेशन की, उन्होंने एक लंबा जो है ना वो संघर्ष किया होता है, स्ट्रगल की होती है, लोगों ने सैक्रिफाइस भी किया होता है। जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया होता है वो हमारे हीरो होते हैं और उन्हीं की वजह से नेशन बनता है। नेशन अ लार्ज स्केल सॉलिडरिटी है, लोगों को बड़े व्यापक लेवल पर जोड़ती है, एकता है। जैसे कि इंडियन के नाम पर हम सब एक हैं। ठीक है, इंडिया के नाम पर हम सब क्या हैं, एक हैं। वट एवर वी स्पीक नॉट एन इशू, you are speak in Tamil, we speak in Hindi and not an issue, but we are Indian, that is the common identity। okay, तो इनके अनुसार नेशन की डेफिनेशन है अर्नेस्ट रेनन के अनुसार। चलिए अब इस चैप्टर का मेन पॉइंट था नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म राइज होता है यूरोप में, तो कहाँ से राइज होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन बी सीन in French Revolution 1789, okay, where sovereignty transfer from monarchy to French citizens। आपको बताया था नेशनलिज्म में क्या होता है कि हमें किंग नहीं चाहिए, हमें तो इलेक्टेड रूलर चाहिए जिनको हमने खुद ने चुना हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रांस से मोनार्की को हटाकर वहाँ पर जो सॉवरेनिटी है वो किसके पास आ गई थी, फ्रेंच पीपल के पास में। फ्रेंच पीपल मीन्स अब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई। ठीक, लेकिन इतना आसान नहीं था। फ्रांस में मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना इतना इजी नहीं था। इसके लिए लोगों को सबसे पहले कलेक्टिव करना था, है ना, उनके अंदर एक सेंस क्रिएट करनी थी कि हम सब एक हैं, कॉमन आइडेंटिटी की। इसके लिए जो रिवॉल्यूशनरी थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, उसने कुछ स्टेप्स लिए थे कि कैसे हम लोगों को एकजुट कर सकें। तो वो स्टेप्स थे कि दे एम्फसाइज द वर्ड ऑफ द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटियन। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने जोर डाला था दो शब्दों के ऊपर, एक था ला पैट्री और एक था ले सिटियन, यानी कि हिंदी अंग्रेजी में बोले तो द फादरलैंड और द सिटीजन। ये दो वर्ड थे जिससे फ्रेंच पीपल इंटरकनेक्ट हो पाए, वो कनेक्ट हो पाए कि फ्रेंच लैंड
it is our fatherland, we are the citizens, so we should right to equal use of this land। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी खुद की ज़मीन है फ्रांस, हमारे पिता की है तो हमारी ये ज़मीन है, इसलिए हमारा इक्वल इस पर राइट होना चाहिए। ऐसी भावना, ऐसी जो सेंस था, सेंसिटिविटी थी, उसको लोगों में क्रिएट किया रेवोल्यूशनरीज़ ने। उनको कंसेप्ट बताया इक्वलिटी बिफोर द लॉ। क्या कंसेप्ट बताया? द नोशन मतलब कंसेप्ट होता है कि वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, हम कानून के सामने समान है। उसमें फिर स्पेशल राइट्स का रोल ही नहीं आता। फिर भाई फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट हो, डजेंट मैटर, बिकॉज वी आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, तो लोगों को ये बात भी अच्छी लगी तो लोग एकजुट हो गए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ पर मोनार्की को, सॉवरेनिटी को ट्रांसफ़र करना पड़ा फ्रेंच पीपल को। देन फिर वहाँ से जो सिंबल था फ्लैग रॉयल फॉर्मर रॉयल फ्लैग था, उसको हटा के डेमोक्रेसी के लिए नया भाई फ्लैग बनाना पड़ेगा, तो ट्राई कलर को इंट्रोड्यूस किया गया। वहाँ पर एस्टेट जनरल था, एस्टेट जनरल को अब एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट किया और स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या रख दिया? नेशनल असेंबली, है ना। आपने पढ़ा था 1789 में जो लुई 16 ने जब टैक्स बढ़ाना चाह रहा था लुई 16, तो उसने स्टेट जनरल की एक असेंबली बुलाई थी। तो पहले स्टेट जनरल में कौन कौन लोग होंगे ये कौन तय करता था? एक किंग करता था और फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के लोग करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, स्टेट जनरल में कौन कौन मेंबर्स होंगे उसको एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट किया और उसका नाम क्या रख दिया? नेशनल असेंबली। आज भी फ्रांस की पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहते हैं। ठीक है, लोगों ने डिसीजन लिए, ओथ्स वर टेकन, ओथ्स मतलब शपथ, कसमें खाई कि हम फ्रांस को मोनार्चियल रूल से आज़ाद करके ही रहेंगे। इसके लिए न्यू हम्स को कंपोज किया गया, नए नए गाने संगीत बनाए गए, है ना। जैसे अपने इंडिया में सुना होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाने कब के हैं? ये आज़ादी के पहले के गाने हैं। तब ना तो वंदे मातरम था, ना जनगण मन था। तब ऐसे बहुत से गाने बनाए गए जिसको लोग गाकर अपने आप को क्रांतिकारी महसूस करते थे। तो रिवॉल्यूशनरीज़ ने न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, यानी कि जो लोग शहीद हो गए उनका गुणगान गाया गया, उनके बारे में लोगों को बताया गया। जैसे हमने देखा 15 अगस्त को 26 जनवरी को हम लोग बात करते हैं अपने जो मार्टियर्स हैं उनकी, भगत सिंह की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है उनकी वैल्यू। ओके, कुछ इकोनॉमिकल चेंज किए, कौन कौन से थे? जैसे कि इंटरनल ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, सभी तरह के आंतरिक आयात निर्यात कर समाप्त कर दिए, है ना। और यूनिफॉर्म कर दिया वेट और मेजरमेंट के सिस्टम को। पहले वेट और मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो सिटी बाय सिटी अलग अलग था, उसको यूनिफॉर्म कर दिया। अब आप कंट्री में कहीं भी कोई सामान का वेट कराते हैं, कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो उसकी यूनिट होगी वो यूनिफॉर्म होगी, एक ही होगी। ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, फ्रेंच बिकम कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। क्षेत्रीय बोलियाँ, जैसे कि फ्रांस एक बहुत बड़ी टेरिटरी था, तो अलग अलग रीजन में लोग अलग अलग डायलेक्ट्स बोलते थे, यानी कि बोलियाँ बोलते थे। वहाँ पर क्या किया फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने? रीजनल डायलेक्ट्स को हटा दिया, उसकी जगह पर फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया। अब फ्रेंच क्या बन गई? कॉमन लैंग्वेज बन गई पूरे फ्रांस की। अब फ्रांस के सभी लोग कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? फ्रेंच में। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, it was the clear expression of nationalism in Europe, in which there were many changes. Monarchy transfer to democracy. Okay, so there were the changes you have read out. अब क्या किया रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे उनने डिसीजन लिया कि हम तो भाई लिबरेट हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बाकी यूरोप के पीपल्स हैं, राष्ट्र हैं,
वहाँ पर भी लोग तो लिबरेट होना चाहते हैं, उनको भी हम लिबरेट कराएंगे, उनको भी हम आज़ाद कराएंगे। और वो किससे आज़ाद होना चाहते हैं? डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म मतलब तानाशाही सरकारों से, राजाशाही सरकारों से। उनके चलिए हम हेल्प करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर फ्रेंच आर्मी मूव हुई हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790। 1790 के डिकेड में फ्रेंच मिलिट्री हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्ज़रलैंड गई टू लिबरेट द पीपल फ्रॉम द डेस्पोटिज्म। ओके, जब वहाँ गई तो वहाँ के लोगों ने इनके अगेंस्ट किस तरह का रिएक्शन किया, वो आता है व्हाट वर द रिएक्शन ऑफ लोकल पीपल ऑफ फ्रेंच रूल। जब फ्रांस की इसी सरकार के खिलाफ वहाँ के लोकल पीपल के क्या रिएक्शन थे, तो वही रिएक्शन तो मिक्स थे, यानी कि कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा कहा। देखिए, फ्रेंच मिलिट्री का पर्पज़ था कि वो जाए और यूरोपियन पीपल को जो कि डेस्पोटिज्म से विक्टिम हैं उनको लिबरेट करें। अगर इस पर्पज़ के अकॉर्डिंग मिलिट्री काम करती तो डेफिनेटली लोकल पीपल उनको प्रेज़ करते उनकी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग वहाँ पर लूट खसोट करने लगे। इन लोगों ने वहाँ के लोगों के साथ इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। इसीलिए जो शुरुआत में इनका वेलकम किया था, इनिशियली दे वेलकम फ्रेंच आर्मी द हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी। जब ये शुरुआत में आए तो उनको आज़ादी के फरिश्ते की तरह स्वागत किया गया, हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी। बट इनके जो एक्टिविटीज़ को देखकर ये जो उत्साह था स्वागत का, इनिशियल एंथुसियाज्म, शुरुआती उत्साह था, किस में बदल गया? हॉस्टिलिटी में। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंच मिलिट्री ने फ्रेंच रूल में बहुत सारे चेंजेस कर दिए। इन्होंने क्या कर दिया? टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। दे वर इंक्रीज टैक्सेस, दे इम्पोज्ड सेंसरशिप एंड फोर्स कंस्क्रिप्शन इन फ्रेंच आर्मी एंड एडिशन टू कंक्वर रेस्ट ऑफ यूरोप। इन्होंने फ्रेंच मिलिट्री ने वहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप लागू कर दी, है ना, और ज़बरदस्ती फ्रेंच मिलिट्री में लोगों को भर्ती किया जाने लगा। इन क्यों कर रहे थे लोग भर्ती? क्योंकि फ्रेंच मिलिट्री का, फ्रेंच रूलर का उद्देश्य था कि बाकी यूरोप को भी जीता जा सके। और ये सब किसके समय हो रहा था? नेपोलियन के टाइम पर, यानी कि अब नेपोलियन वहाँ का फ्रांस का एम्परर बन गया था और उसी ने ये सोच रखा था कि हम पूरे यूरोप को जीत लें। 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस में अगेन रीइंस्टॉल कर दी मोनार्ची और ओवरथ्रो कर दिया डेमोक्रेसी को। आपको पता है 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, मोनार्ची को हटा दिया गया और डेमोक्रेसी इंस्टॉल हुई। फिर 1799 में नेपोलियन आया, डेमोक्रेसी को हटाया, अबॉलिश किया और उसकी जगह पर इंस्टॉल कर दिया मोनार्ची को। नेपोलियन ने मोनार्ची को इंस्टॉल तो किया, लेकिन कुछ उसने जो रिफॉर्म्स किए वो रिफॉर्म्स उसने वैसे ही किए जो कि डेमोक्रेसी में होते हैं, यानी कि जो रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे, क्रांतिकारियों के जो उद्देश्य थे, सिद्धांत थे, उसको उसने अपने कंसेप्ट में इंक्लूड कर लिया। तो उसने रिफॉर्म्स किए और रिफॉर्म्स को उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया 1804 में सिविल कोड। नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड द सिविल कोड ऑफ 1804। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। इसने अपना एक कानून बनाया, अपना लॉ फॉर्म किया और इस लॉ में के अकॉर्डिंग उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। वो रिफॉर्म्स क्या क्या हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि फ्रांस में की सोसाइटी में फर्स्ट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जन्म से ही उनको विशेष अधिकार मिलते थे। तो ये बात भी नेपोलियन को नहीं जमी और नेपोलियन ने इसको, ये जो है ना स्पेशल अधिकार वाला जो प्रिविलेजेस थे उसको उसने हटा दिया। और उसने क्या किया? इसको हटा दिया, इक्वालिटी की बिफोर द लॉ, यानी कि अब फ्रेंच पीपल आर द इक्वल बिफोर द
लॉ। साथ में इसने सिक्योर्ड किया राइट टू प्रॉपर्टी। इफ़ यू हैव अर्न योर ओन प्रॉपर्टी सो यू शुड राइट टू कीप इट। ठीक है, कुछ यहाँ पर रिप्रेसिव सिस्टम भी थे, जैसे कि फ्यूडल सिस्टम था, सर्फडम था, सर्फडम मीन्स बॉन्डेड लेबर, और मोनोरियल ड्यूज। इन सब से इसने पीजेंट्स को फ्री कर दिया, यानी कि किसानों को फ्री कर दिया। अब कोई भी किसान किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ पर बॉन्डेड नहीं है, बंधुआ मजदूर नहीं है, ना फ्यूडल सिस्टम रहेगा, ना ही अब जागीरदारी शुल्क देने पड़ेंगे, मोनोरियल ड्यूज। ओके, ट्रांसपोर्टेशन को भी इसने इम्प्रूव कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया, और वेट एंड मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो यूनिफॉर्म कर दिया अब पूरे फ्रांस में। साथ ही वो टेरिटरी जो नेपोलियन ने कंक्वायर की थी उसमें भी उसने अपने सारे रिफॉर्म्स को अप्लाई किए। यानी कि क्या समझ में आया इसमें कि नेपोलियन ने भाई फ्रांस पे तो उसका अधिकार था ही, साथ ही नेपोलियन ने कुछ और टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उस टेरिटरी में भी जैसे कि डच था, स्विट्ज़रलैंड था, ऐसी बहुत सी टेरिटरी थी, उसमें भी ये सारे रिफॉर्म्स या 1804 के सिविल कोड को अप्लाई किया। एक और अच्छी चीज़ की कि कॉमन नेशनल करेंसी कर दी। बिफोर 1789 फ्रांस हैड द मल्टी करेंसी सिस्टम, यानी कि फ्रांस में एक शहर से दूसरे शहर जाएं आप, सिटी टू सिटी, आपको करेंसी चेंज होती दिखेगी, लेकिन इसने क्या किया, पूरे फ्रांस के लिए एक ही करेंसी रख दी, उसके लिए कॉमन नेशनल करेंसी सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। और ये सारे सुधार उसने कहाँ कहाँ भी लागू किए भाई, ऑल दीज लॉज एक्सपोर्टेड इन फ्रांस, या क्या फ्रेंच कंट्रोल, यानी कि जहाँ जहाँ भी नेपोलियन का शासन था उन सभी क्षेत्रों में ये जो इम्प्रूवमेंट है, रिफॉर्म्स हैं, वो अप्लाई किए। ओके, चलिए बाकी बातें अगले वीडियो में। थैंक यू।